कोई भी परीक्षा आप दोगे वर्णमाला से जान लीजिए 1-2 प्रश्न हमेशा बनता है। 1-2 प्रश्न, चाहे वो आप वनडे एग्जाम से लेकर टीजीटी पीजीटी यानी कोई भी परीक्षा दोगे तो वर्णमाला से जान लीजिए एक प्रश्न आपसे जरूर बनेगा। समझा रहा? ध्यान से पहले सुन लीजिएगा फिर आप लिखिएगा। देखिएगा, वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, जैसे आप देखो कि जब इसको हम तोड़ेंगे वर्णमाला को तो ये क्या बनेगा, वर्ण प्लस क्या हो जाएगा, माला। ठीक है, तो आप देख रहे हो, जैसे आप देखते हो जैसे एक फूलों की माला होती है, क्या होता है, एक फूलों की माला होती है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, वर्णों की माला। जिस तरीके से हम फूल की माला को क्या करते हैं, एक एक फूल लेकर बनाते हैं, एक माला बनता है, उसी तरीके से हमारा ये क्या बन रहा है, एक एक वर्ण लेके पूरी तरीके से क्या बना है, ये वर्णमाला बना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो एक एक फूल लेकर हम, अच्छा फूल को क्या करते हैं, क्या एक फूल को लेते हैं, एक इधर से लगाते हैं, किधर से लगाते हैं, ऐसा तो है नहीं। यानी फूल को क्या करते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से लगाते हैं, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर वर्णों की परिभाषा जो निकल के आएगी, वर्णों की सुव्यवस्थित क्रम, है ना, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। परिभाषा निकल के आ रहा ना, एकदम व्यवहारिक समझिएगा। यानी वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये बात समझ आ रही है? ये परिभाषा है। आदित्य पब्लिकेशन में ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि वर्णमाला की परिभाषा किसे कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर अगर पूरे वर्णमाला की बात करते हैं तो एनसीईआरटी हमारी पूरे वर्णमाला की कितने वर्णमाला होते हैं, पूरे कितने हैं, 52 है। कितने हैं, 52 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम लोग जानेंगे 52 वर्णमाला वहाँ पर कैसे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर मैंने क्या लिखा है, ये पूरे आपके, ये आपके स्वर हैं। कितने हैं, स्वर हैं। तो आपसे अगर पूछेंगे स्वर की संख्या कितनी है, 11 है। कितने हैं, 11 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्वर की संख्या टोटल कितनी हो गई आपकी, 11। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अच्छा जो 11 यहाँ पर स्वर हैं, आप ये देख रहे हैं 11 स्वर, इनका उच्चारण स्थान भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, उच्चारण स्थान भी। अगर आपसे ये पूछा जाएगा भैया स्वर की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे, 11। अगर आपसे ये भी पूछा जाएगा कुल स्वर की संख्या है, तब भी क्या बताओगे आप, कितने हैं, 11 हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, तब कितना बताओगे, 10। अगर आपसे पूछा जाएगा भैया मूल स्वर कितने हैं, तब कितने बताओगे, 4। अगर आपसे पूछा जाएगा दीर्घ स्वर कितने हैं, तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि वर्णमाला परिभाषा समझाई कि वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। चलिए, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां मैंने स्वर लिखा है। अब आपसे एग्जाम में ये स्वर जो है, इनका उच्चारण स्थान भी आपसे पूछा जाता है। किसका, स्वर का। ठीक है, तो ये देख लेते हैं यहाँ पे, छोटा आ और बड़ा का उच्चारण स्थान कहां से होता है, कंठ से। कहां से, कंठ से। एक प्रश्न आपसे दे देगा या पूछेगा आपसे भैया छोटा या बड़ा दे देगा, उसमें पूछेगा बताइए इसमें उच्चारण स्थान कहां से होता है। ठीक है, तो छोटा बड़ा का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण हमारे मुख से कहां से होता है, तालु। कहां से होता है, तालु। तालु मतलब क्या होता है, जीभ। क्या होता है, जीभ, जीवा कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं छोटी ई और बड़ी का उच्चारण कहां से होता है, तालु से। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में दे देगा, या तो छोटी दे देगा या बड़ी। पूछेगा बताइए निम्नलिखित में से इसका उच्चारण स्थान है, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटा उ और बड़ा उ का उच्चारण स्थान कहां से है, ओष्ठ से। कहां से है, ओष्ठ से। ठीक है, यानी हम छोटा उ और बड़ा उ किसके मदद से बोलते हैं, ओष्ठ की। देखिएगा जब इसका उच्चारण करते हैं छोटा उ बड़ा उ, देखिए हमारा ये ओठ जो है बिना इसकी मदद लिए हम इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, हो सकता है ना। आगे चलते हैं। री, री का उच्चारण स्थान कहां से है, मूर्धा से। कहां से है, मूर्धा से। अब आपसे पूछे कि भैया जरा बताना कि हमारे मुख में मूर्धा कहां है, मूर्धा। अब देखो ये जो जीभ है ना, जीभ, जीभ का जो ऊपर वाला भाग है, चिकना वाला भाग है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको बहुत तेजी से अभी भूख लगी हो, मार्केट में जाकर तुरंत कहोगे हाफ प्लेट आप मोमोज दे दीजिए, है ना, और हुआ कि तुरंत एक खा लोगे। और जब खाते हो जो हाथ जहाँ सबसे पहले जलता है, अब आप समझ रहे होगे, ऊपर लेके गए, है ना, चमड़ा वमड़ा सब निकल जाए, है ना। तो यानी कि गए तो सबसे पहले जो जला, यानी कि जीभ के ऊपरी वाले भाग, उसी को हम क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। ये ध्यान समझिएगा। और ये री का उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से होता है। आगे चलते हैं। ए और आई का उच्चारण स्थान कहां से है, कंठ और
तालु, यानी कंठ और तालु की मदद से हम ए और आई का उच्चारण करते हैं। बात समझ आ रही है? ओ और औ का उच्चारण कहां से होता है? कंठ और ओ से। ठीक, आगे चलते हैं। एक अंक है, एक आ है। अंक और आह को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अब अयोगवाह किसे कहते हैं ये ध्यान समझिएगा। अयोगवाह को जब हम तोड़ेंगे तो आ प्लस योग प्लस वाह। ठीक है, हिंदी में छोटा आ का मतलब क्या होता है? नहीं। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। और वाह का मतलब क्या होता है? उच्चारण। यानी कि आप ये देख रहे हैं अंक और आह को क्या कहते हैं? अयोगवाह। अब आपसे पूछेगा कि अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताओगे? 2 है। कितनी है? 2। पूछा गया प्रश्न है कि आपसे पूछेगा भैया कि हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है। अयोगवाह किसे कहते हैं? इसे कहते हैं कि जिनका जोड़ा ही नहीं गया हो, यानी जिनको स्वर में लिया ही ना गया हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अब देखो अयोगवाह में इन दोनों को भी कुछ कहते हैं। अंक को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और अंक आ को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ये 5 चीजें समझ में आई? ठीक है, देखिएगा सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछेगा कि भैया अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि अंक को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। आपसे पूछेगा भैया विसर्ग, अंक आह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। हो गया? चलिए, ये तो आपका स्वर हो गया। अब इस स्वर के आगे आपसे आगे यहाँ पे पूछा गया है भैया ये सारे क्या है? आपके व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। अब देखिएगा का से लेकर मां तक जो हमने ये बनाया है, का से लेकर मां तक व्यंजन को यहाँ पर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? यानी यहां से लेकर यहां तक व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि भैया बताना कि इस स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे? कितनी है? 25 है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ग में कितने हैं? 5। कितना वर्ग है? 5। अरे एक वर्ग में 5, कितने वर्ग है? 5। 5 गुणे 5 बराबर कितने हो गए? 25। ये बात समझाई? यानी कि आप ये देख रहे हैं कि पूरे स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। ये बात समझ में आ रहा है एक करके? ठीक है, यानी अब आपसे एग्जाम में पूछेगा भैया जरा बताना कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 25 हो जाएगा। चले आगे चलते हैं। अब देखिएगा यानी का से लेकर मां तक। अब देखिएगा यहाँ पे हमने 5 वर्ग बनाया है। एक का वर्ग है, एक चा वर्ग है, एक टा वर्ग है, ये ता वर्ग है और ये क्या है? पा वर्ग है। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब ये जो का वर्ग है, ये का वर्ग का सारा व्यंजन का उच्चारण हमारे मुख से कहां से होता है? कहां से होता है? कंठ से। कहां से होता है? कंठ से। यानी देखिएगा का, खा, गा, घा, अंगा। बात समझ आ रही है? यानी का वर्ग के जितने भी व्यंजन आपको मिलेंगे उसका उच्चारण स्थान कहां से होगा? कंठ से। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछेगा, कहेगा भैया दे देगा खा, बताए पूछेगा बताइए निम्नलिखित में से खा का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? कंठ से। यानी का वर्ग के सारे व्यंजन का उच्चारण कहां से होता है आपका? कंठ से। हो जाएगा? आगे चलते हैं। चा वर्ग। चा वर्ग का सारे व्यंजन का उच्चारण कहां से होगा? तालु से। तालु मतलब क्या होता है? जीभ। जीभ का ऊपर वाला भाग तो मुर्दा होता है, तालु मतलब जीभ होता है केवल, है ना? कंफ्यूज मत होइएगा। यानी चा वर्ग के सारे व्यंजन का उच्चारण कहां से होता है? तालु से। क्या करते हैं? तालु से। यानी चा, छा, जा, झा, या। समझ में आ रहा? आगे चलते हैं। टा वर्ग। देखिएगा टा वर्ग का सारे व्यंजन का उच्चारण कहां से होगा? मूर्धा से। कहां से होता है? मूर्धा से। यानी टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। समझ में आ रहा? यानी टा वर्ग के जितने भी व्यंजन है आपके उसका उच्चारण कहां से होगा? मूर्धा से होगा। अब मूर्धा कहां आप समझ रहे हो ना? जीभ के ऊपरी वाले भाग को। यानी देखिएगा टा वर्ग के जितने व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्थान कहां से होगा? मूर्धा से होगा। आगे चलते हैं। ता वर्ग। ता वर्ग का जितने व्यंजन का उच्चारण है उस कहां से होगा? दंत से। यानी बिना हम दांत की मदद से ता, था, दा, धा, ना नहीं बोल पाएंगे। बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। यानी अब आपसे कोई भी इसमें से कोई भी व्यंजन अगर आपको दे देगा, जैसे दे दिया दा, पूछेगा बताइए दा निम्नलिखित में से इस उच्चारण स्थान है, तो आप क्या बताओगे? दंत। देखिएगा अब इसका उच्चारण स्थान करो, ता, था, दा, धा, ना। यानी ये जीभ जो है ना कहां जाके लड़ रहा है?
दंत में लड़ा है नहीं रे, दांत में नहीं, अरे दंत का हुआ, बैठे हैं वहाँ बगियम, है ना, तो दांत दंत में, कहाँ पे, दंत में, ठीक है। यानी ये जो देखिए अभी देखिए जीभ बोली आप, ता था दा धा ना। अब जिसके पास दांत ना हो, घर में बूढ़ बुजुर्ग होंगे, उनसे आप देखिए, उनसे बुलाइए तो वहीं में ध्यान 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 करेंगे, उच्चारण स्थान हो पाएगा, दत्त नहीं है कहाँ से हो पाएगा, है ना, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, दंत से हो जाएगा। आगे चलते हैं, पा वर्ग का सारे व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, ओष्ठ से। यानी कि आप देख रहे हो पा के जितने भी इसके अंतर्गत आते हैं, पा फा बा भा मा, यानी बिना हम उसके ओठ की मदद से हम पा वर्ग के सारे व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप बोल के देख लो, देखो पा फा बा, यानी दोनों ओठ की मदद की ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, अगर ओठ अभी थोड़ा सा कट जाए तो भै 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 वही करोगे, समझा रहा। तो यानी आप ये देख रहे हो कि पा वर्ग के जितने व्यंजन के उच्चारण है उनका स्थान कहां से होता है, ओष्ठ से, हो जाएगा। यानी कि अब आपको इतना याद करना है भैया, ये 5 वर्ग है, 5 वर्ग में जितने भी व्यंजन होंगे उनका उच्चारण स्थान हमको याद होना चाहिए। का वर्ग का उच्चारण कहां से, कंठ से, चा वर्ग का कहां से, तालु से, टा वर्ग का कहां से, मूर्धा से, ता वर्ग कहां से, दंत से, और पा वर्ग कहां से, ओष्ठ से, हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा इसी में 4 चीजें और पूछी जाती हैं, एक पूछा जाता है अल्पप्राण, एक पूछा जाता है महाप्राण, एक पूछा जाता है आघोष, और एक पूछा जाता है साघोष, ठीक है। देखिएगा अब अल्पप्राण इसमें कौन सा है, किसी भी वर्ग का, यानी कि ये जो वर्ग है किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। देखो आप देखिएगा जो जहां जहां मैंने सर्किल किया है, पहले और तीसरे और पांचवे पे मैंने किया है, किया नहीं किया है, पहले किया है, फिर ये तीसरे किया है, और फिर ये पांचवे किया है। यानी किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होगा, अल्पप्राण होगा, क्या होगा, अल्पप्राण। यानी कि आपसे किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अगर आपको मिल जाए तो आप सीधे क्या कहोगे, वो अल्पप्राण है। अब अल्पप्राण कहते किसे हैं, ये भी ध्यान देते हैं। जब इसको तोड़ोगे तो अल्पधन क्या बन जाएगा, प्राण। अल्प मतलब क्या होता है, अल्प मतलब कम, और प्राण मतलब होता है वायु। हमारे मुख से जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय कम वायु निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण। बात समझ आ रही है, ठीक है। ये आपकी परिभाषा बन गई। यानी हमारे मुख से किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय कम वायु निकले उसी को क्या कहते हैं, अल्पप्राण। अब आपको ये जानकारी होना चाहिए कि भैया कौन कौन से व्यंजन हैं, तो यानी किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्पप्राण। और जो बचेगा, बच क्या रहा है, दूसरा चौथा बच रहा है ना, यानी जहां मैंने त्रिभुज बनाया है, दूसरा चौथा ये हमारा क्या हो गया, महाप्राण हो गया। यानी किसी भी वर्ग का एक याद करो और जो दूसरा छूट जाएगा वो हमारा दूसरा हो जाएगा। यानी पहला, तीसरा, पांचवा, यानी 135 याद करना, ये क्या है, अल्पप्राण। यानी 133 अल्प, मतलब भैया 135 रुपये बहुत कम है, ऐसे याद कर लेना, अल्प मतलब कम, 135 रुपये बहुत कम है, 135 से आप याद करना अल्पप्राण, ठीक है। जो बचेगा हमारा क्या हो जाएगा, महाप्राण। किसी भी वर्ग का दूसरा चौथा यानी 24, दूसरा चौथा क्या हो जाएगा, दूसरा चौथा 24 नहीं हो जाएगा, 24 हो जाएगा, दूसरा चौथा क्या हो जाएगा, महाप्राण, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, हो गया। अब इसी में देखा पूछा जाता है, एक पूछा जाता है आघोष और एक पूछा जाता है साघोष, ठीक है। साघोष को ही घोष कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी साघोष ना पूछ के आपसे घोष ही पूछ लेता है। अब किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा क्या हो जाएगा, आघोष। यानी किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा क्या होगा, आघोष, और जो बचेगा वो तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारा क्या हो गया, साघोष हो गया। और साघोष को ही क्या कहते हैं, घोष। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा, दे देगा गा, पूछेगा भैया गा क्या है, आघोष है कि साघोष है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भैया हमने तीसरा, चौथा, पांचवा जो पढ़ा है वो हमारा क्या होगा, साघोष। अब काका गाघा ना याद हो तो बात अलग है, हम बैठ के घा घा घू करोगे। चलिए हो गया, चलिए ये इतना हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे आपसे ये पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या पूछा जाता है, अंतर। पहले आपसे पूछेगा भैया अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे, 4। पहला प्रश्न, एक प्रश्न आपका यहाँ तैयार हो गया कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 हो जाएगा। अब अंतस्थ व्यंजन कहते किसे, ये ध्यान दीजिएगा। अंतस्थ, अंतस्थ मतलब होता है अंदर।
है ना, व्यंजन। यानी कहने का मतलब इस व्यंजन, इस सारे व्यंजन का उच्चारण स्थान पता ही नहीं चलता है हमारे मुख से कहाँ से हो रहा है, ठीक है। यानी इसीलिए इसे कहाँ रखा गया, अंत। अंत मतलब वैसे भी अंदर होता है, ठीक। अब देखिएगा आपको कितना इतना तैयार करना है कि भैया अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4, ठीक है। कौन कौन से, अब 11 कहाँ से लेके आए, हाँ एक साथ ना बोलो, कह रही हैं मैडम जी। इधर देखिएगा यहाँ पर एक सा भैया 11 लावा, इधर सुनिएगा, ये जो लगाए हैं कामा जो लगाए हैं इसका कोई मतलब है कि नहीं है, कि झूठे लगाए देने चाहिए, है ना। अलग अलग ना पढ़ें, सुन लीजिएगा, अलग अलग का पढ़ें। इधर सुनिएगा, यानी पहले प्रश्न आपसे ये तैयार होगा कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। आपको कैसे याद करना, या, रा, ला, वा। प्राथमिक विद्यालय में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, लेकिन वालों को तो यह देखो पढ़ रहे हैं, वही सही तरीका है। हम लोग कॉन्वेंट स्कूल क्या के जब पढ़ते हैं तो 11 लावा, हम प्राथमिक विद्यालय वाले एकदम सही पढ़ते हैं, है ना। तो वही जिंदगी भर हाई स्कूल इंटर तक और BA तक वही 11 लावा, तो 11 तो ला रहे हैं अभी तक, आ नहीं रहा है। इधर देखिएगा, चलिए, या, रा, ला, वा, यानी यार ये क्या है, 4 हमारा अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। अब देखिएगा इसी में 4 प्रश्न और बनता है। रा को क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन। क्या कहते हैं, लुंठित। पूछा गया है कि भैया बताना रा, भैया रा को कहते क्या है, लुंठित। और इसी रा को लुंठित व्यंजन ना कह के और क्या कहते हैं, इसी रा को क्या कहते हैं भैया, प्राकंपित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकंपित। यानी रा को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं और क्या कहते हैं, प्राकंपित व्यंजन। प्राकंपित व्यंजन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जीव है ये कंपन कहता है। जैसे आप बोलो रा, देखो रा आप बोल रहे हो तो कंपन करना नहीं रहा, राब राब एकदम राव ना करो, है ना, तो ये हो जाएगा रा। रा क्या हो गया आपका, रा। देखो रा हमने एक बार बोला लेकिन 3-4 बार लड़ गया, तो कंपन कर रहा नहीं कर रहा, यानी इसीलिए इसे प्राकंपित व्यंजन कहा जाता है। किसे, रा को, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेगा भैया रा बताइए निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। अब वहां पे रा 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 मत करना, ये क्यों टिक लगा चले जाना, नहीं बगल वाले को डिस्टर्ब कर दो, न जाने कौन मास्टर कहीं पढ़ाए। आगे, ला, ला को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। आपसे एग्जाम में केवल इतना पूछेगा भैया ला को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। वा का उच्चारण हमारे मुख से कहां से होता है, दंत और ओष्ठ की मदद से होता है। यानी वा का जब उच्चारण हम करेंगे तो किसकी मदद से होगा, दंत और ओष्ठ की मदद से। और या और वा को क्या कहते हैं भैया, अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर व्यंजन। हो जाएगा, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। क्या होगा, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन देखिएगा आपसे पूछा जाएगा भैया ऊष्म व्यंजन, भैया बताना कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। याद हो रहा ना। अब देखिएगा ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी है, 4 है। ऊष्म व्यंजन इसे क्यों कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। यानी हमारे मुख से क्या होता है, एक गर्म हवा निकलता है तो ठंडी जरूरत है ना, मार देखो तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकला कहते कोनो ब्लोर के काम नहीं, हमें लगे बैठ जाओ मार दे गर्म हवा ऐसे हो जाएगी, गर्म नहीं। सुनिएगा उस व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। देखिएगा यानी कह सकते हैं कि हमारे मुख से, वही बात, हमारे मुख से एक छोटा सा या थोड़ा सा, यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो एक गर्म हवा सा क्या होता है, निकलता है, ठीक है। तो उस उच्चारण में करने में ये जो 4 चीजें हैं, ये हमारे मुख से एक थोड़ा सा गर्म हवा निकलता है, इसलिए इसे उस व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जैसे शा, सा, खट्टी सा और हा, ये चारों क्या है आपके, तीनों सा और हा, ये हमारा क्या है, ऊष्म व्यंजन है। क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है, जैसे देखो आप बोलो, देखो शा, जब आप बोलोगे शा तो देखो रगड़ कर रहा है नहीं कर रहा है। जब कोई चीज रगड़ करता है तो गर्म हो जाता है नहीं हो जाता है। ठंडी में आप लोग देखो तो महसूस होता है मन का दिन भर रगड़ी, है ना, है ना, ठीक है। ये हो गया। अब देखो हमारे मुख से अभी देखो हा बोलो, हा बोलोगे जब आप हा बोलो तो देखो हाथ लगाओ, हा तो देखो गर्म हवा निकलता नहीं निकलता। अब ये नहीं कि ब्रश नहीं किया जाएगा, मुझे कह दो हाँ देखो निकला है ना, कहे गुरुजी कह रहे देखा निकल बन गए, कहे दिमाग खराब किया, ठीक है। तो यानी कि आप देख रहे हो, यानी कि ये 4 व्यंजन है, चारों व्यंजन क्या है, उस व्यंजन, यानी तीनों सा और हा, ठीक है।
अब इनका उच्चारण स्थान भी पूछा जाता है कि इनका उच्चारण स्थान हमारे मुख से कहां से हो रहा है। अब देखिएगा बड़ा सा का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तालु। तालु मतलब जीभ, जिह्वा को। हाँ ठीक है। छोटा सा का उच्चारण कहां से होता है? दंत से। खट्टी सा का उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से। मुर्दा नहीं, नरक, मूर्धा, है ना। आगे, और हा का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से। कहां से होता है? कंठ से। यानी आप ये देख रहे हो कि भैया उस व्यंजन की संख्या 4 है, वो कौन कौन से हैं? सा 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 हा है, और इनका उच्चारण स्थान भी आपको ये पता होना चाहिए भी है। बड़ा सा का तालु, छोटा सा का दंत, और खट्टी सा का मूर्धा, और हा का कहां से होता है? कंठ से। हो जाएगा। आगे चलते हैं, नीचे देखिएगा संयुक्त व्यंजन दिया गया है। क्या दिया गया? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है भैया? 4। ये भी क्या है? 4। सबसे आसान बात आपके लिए ये है कि सबकी संख्या 4 है, याद करने की जरूरत नहीं है। अंतस्थ व्यंजन संख्या 4, उस व्यंजन की संख्या 4, और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी है? 4 है। हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अब संयुक्त व्यंजन संख्या 4 है। ये दो आपके देखिएगा यहाँ पर दो वर्णों से मिलकर यहाँ पे बन रहा है। छा का किससे मिलकर बनता है? का और सा से मिलकर बनता है। त्रा, त्रा मतलब जो त्रिशूल होता है, ये भी आपके दो वर्णों से मिलकर बना है, ता और रा से। ज्ञानी वाला ज्ञा जो मिलकर बना है वो जा और इया से बना है, और श्रमिक वाला श्रा जो मिलकर किससे बना है? बड़ा सा और रा से। और ये मिलकर तो बना है, लेकिन नीचे मैंने यहाँ पे हलंत लगाया है। जब किसी व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है तो हमेशा वो आधा अक्षर माना जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आपका संयुक्त व्यंजन हो गया। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हो वर्णमाला से, यहां से अब इसी में से घुमा घुमा के चाहे जितनी भी बातें आपसे 500 प्रश्न आपसे बना सकता है। किस आगे से पूछ ले, पीछे पूछ ले, क्या पूछ ले, क्या नहीं पूछ ले, ये आपसे पूछा जाता है। अभी भी वर्णमाला में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वो लिखाने में आपका ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रक्चर आप इसका बना लेना, ऐसे ही बना लेना, और ऐसे बना के जैसे हम लिख रहे हैं ये 2 बार 3 बार आप अभ्यास कर लेना। वर्णमाला से ये 200-300 प्रश्न आपसे यहाँ से आपका समाहित हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, अब आपसे और भी पूछ रहे हैं यहाँ पे कि वर्णमाला में टोटल आपकी टोटल वर्णों की संख्या कुल कितनी है? पूरा 52 है। कितने हैं? 52। तो आप किसी को कैसे बताओगे कि ये 52 वर्णमाला है? ये भी तो सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए सिद्ध आगे करते हैं। आपसे मैंने 1-2 बार भी बताया है कि अगर हम वर्णमाला की बात करेंगे तो स्वर कितने हो गए? 11 हो गए। अयोगवाह कितने हैं? 2। स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए? 25। 4 संयुक्त, 4 ऊष्म, 4 अंतस्थ, है कि नहीं है? और आपका 2 क्या है? द्विगुणी व्यंजन। इसी को जोड़ो, देखो कितना आ रहा है। वह कंफ्यूज, पेन उठाना पड़ रहा, किराना दुकानों खोले लायक ना हो, लूट लाट चिल्ले चला जाए कौन। हो गया कि नहीं? हो गया। देखिएगा 11 आपके स्वर हो गए, 2 अयोगवाह, 25 स्पर्शी, 4 अयोग, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त, और 4 आपके क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन, और 2 द्विगुणी व्यंजन। द्विगुणी व्यंजन मैंने यहां नहीं बताया, तो द्विगुणी व्यंजन यहां समझ लीजिएगा। द्विगुणी व्यंजन ढा और किसे कहते हैं? अढ़ा को कहते हैं। ढा और अढ़ा को, इसी को क्या कहते हैं भैया? द्विगुणी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुणी व्यंजन। और द्विगुणी व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। इसे उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह छिपा हुआ होता है। जब हम काखा गघा या छोटा बड़ा लिखते हैं तो इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब हम वर्णमाला की टोटल बात करते हैं तो इसको भी हम ले लेते हैं, तभी जाके हमारे वर्णमाला की संख्या टोटल कितनी हो जाती है? 52। बाकी लोगों का अलग अलग मत है, किसी ने 47 बताया, किसी ने 50 बताया, लेकिन एनसीईआरटी जो मानती है वही हम लोग भी मान लेते हैं। यानी वर्णमाला की टोटल संख्या कितनी हो गई? 52 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये इतना आप करिएगा। बाकी लिखाने में इसको भी लिखाएंगे, उसके बाद आगे जो छूट रहा है अभी उसको भी आगे बढ़ के पूरा वर्णमाला आपका ये क्या होगा? पूरा होगा। ठीक है, हाँ, इसको छाप लीजिएगा। छापना क्या, ऐसे आप बना लीजिएगा, बाकी रफ कार्य कर लीजिएगा, बाकी लिखाएंगे तो सही तरीके से।